अहमदाबाद में एयर इंडिया क्रैश के सिर्फ 3 दिन बाद लंदन से चेन्नई आ रहे एक बोइंग ड्रीम लाइनर में टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्लैप एडजस्टमेंट फेलियर हो जाती है, जिसकी वजह से उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। उसी के अगले दिन 16 जून को एयर इंडिया की एक ड्रीम लाइनर को इंजन इश्यूज के वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। सुपर मॉडर्न ड्रीम लाइनर में एक ही हफ्ते में फ्लैप फेलियर, इंजन इश्यूज, जानलेवा क्रैश। क्या यह सब एक इत्तेफाक है या सच्चाई कुछ और ज्यादा गहरी है, चिंताजनक है। एयर इंडिया की माने तो आजकल उनकी दिक्कतें तो खत्म ही नहीं हो रही हैं। अगर आज का ही शेड्यूल ले लें, AI 915 दिल्ली दुबई कैंसिल्ड, AI 153 दिल्ली वियना कैंसिल्ड, AI 143 दिल्ली पेरिस कैंसिल्ड, AI 159 अहमदाबाद लंदन जिसने AI 171 की जगह ली थी, आज पहली बार उसकी उड़ान होने वाली थी, वो भी कैंसिल्ड। क्रैश इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट आने में अभी थोड़ा समय है, लेकिन एक्सपर्ट्स एयरक्राफ्ट फुटेज को देखकर इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि रैट यानी रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय हुआ था क्रैश से पहले, और यह छोटा सा टरबाइन तभी काम आता है जब एक बड़ी इंजन या इलेक्ट्रिकल फेलियर होती है। दोनों इंजन में फेलियर होती है। इसके बारे में हमने आपको पहले भी एपिसोड में बताकर रखा है। अब यह खबर एयर इंडिया और उसके मेंटेनेंस रिकॉर्ड को फोकस पर तो लाएगी, लेकिन साथ ही साथ बोइंग कंपनी के लिए यह बुरी खबर है, जो अब सालों से फ्रॉड और सच को छुपाने में लगी हुई थी। AI 171 क्रैश इन्वेस्टिगेशन बोइंग कंपनी को क्रैश करवा सकती है, क्योंकि उसका 787 एकलौता एयरक्राफ्ट मॉडल था जिसे वो एकदम फुली सेफ, नेवर क्रैश्ड, अल्ट्रा मॉडर्न के टैग से लोगों को बेच रहा था। लेकिन अब बोइंग और 787 की बनावट पर भी फिर से सवाल उठने लगे हैं। 2013 में अल जजीरा ने एक साउथ कैरोलिना के चार्ल्सटन में स्थित बोइंग फैक्ट्री पर इन्वेस्टिगेशन की। इसी फैक्ट्री में ड्रीम लाइनर्स बनाए जाते थे। अब जब फैक्ट्री वर्कर से पूछा गया कि क्या तुम इस फैक्ट्री में बनाए गए प्लेन्स में सफर करोगे, तो Did you fly on one? No. You won't fly on one. Would you fly on one of these planes? फैक्ट्री के प्लेन्स की क्वालिटी इतनी शानदार थी कि बिना डेथ विश वाले वर्कर्स इनमें सफर करना चाहते ही नहीं थे। कोई शौक नहीं था इन्हें अपने ही बनाए प्लेन्स में ट्रैवल करने के लिए। और यहां मैं सिर्फ एक रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। पिछले साल विसल ब्लोअर सैम सेलेपुर ने यूएस कांग्रेस के सामने साफ साफ टेस्टिफाई किया था और यह बयान दिया था। I found gaps exceeding the specification that were not properly addressed 98.7% of the time. I want to repeat that. 98.7% of the time, the gaps that they were supposed to be shimmed, they were not shimmed. और शायद 98.7% से भी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ बोइंग ने विसल ब्लोअर्स और रेगुलेटर्स को चुप कराने का काम किया, धंधा जारी रखने का काम किया। पर इस बार अहमदाबाद क्रैश की जांच से जो फाइंडिंग निकल सकती है, शायद उससे बोइंग का भी दी एंड हो जाए। स्टॉक प्राइस वैसे में भी पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा नीचे ही गिर रही थी, और इस पूरे टर्बुलेंस के चलते बोइंग के जो सीईओ हैं, वो एविएशन इंडस्ट्री के सबसे बड़े सालाना जश्न में, पेरिस एयर शो में अब अपनी हाजिरी नहीं दिखाएंगे, अपना मुंह वहां नहीं दिखाएंगे। वो मुंह छुपाते अभी घिर रहे हैं। और बढ़ता हुआ इंडियन एविएशन मार्केट, जो बोइंग अपना कमबैक मार्केट सोच रहा था इंडिया से भारी ऑर्डर उठाएगा, खूब पैसे कमाएगा, वो भी शायद अब ना हो। क्योंकि कहानी एक क्रैश की नहीं है, एक लंबे पैटर्न की है। किसी एक कवर अप की बात नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट क्राइम की बात हो रही है। आज के एपिसोड में मैं बताऊंगा कैसे जो बोइंग एक जमाने में क्वालिटी की पहचान मानी जाती थी, वो आज प्रॉफिट के नशे में एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस की पहचान कैसे बन गई है। क्योंकि यह सिर्फ एक क्रैश की बात नहीं है, यह इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की भी बात नहीं है, यह कॉर्पोरेट क्राइम का मामला है, रेगुलेटर्स के साथ मिली भगत का मामला है, और एक ऐसा माफिया है जो सवाल उठाने वाले को सालों से शांत करता आया है। शुरू करने से पहले लेकिन अ क्विक थैंक्स टू आउटस्किल, जो आज के हमारे एपिसोड पार्टनर्स हैं और जो आपके स्किल्स को फ्यूचर प्रूफ भी बना सकते हैं विद देयर 2-day वीकेंड AI ट्रेनिंग प्रोग्राम। बेस्ट बात बताऊं, है तो ये प्रोग्राम 10,000 रुपए का, लेकिन देशभक्त सब्सक्राइबर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। चैनल को सब्सक्राइब करो, आउटस्किल के लिंक को जो मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे क्लिक करो और आपको मिलेगा 16 घंटों का एक लाइव AI ट्रेनिंग स्प्रेड अक्रॉस 2 days, इस सैटरडे और संडे 11 AM to 7 PM। 20 से ज्यादा AI टूल्स जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि आप AI से बेस्ट रिजल्ट्स कैसे निकाल सकते हो, कोडिंग के बिना डेटा एनालिटिक्स कैसे कर सकते हो, बिना कोडिंग के AI टूल्स कैसे बना सकते हो, स्टनिंग इमेजेस और वीडियोस AI टूल से कैसे निकाल सकते हो, AI एजेंट कैसे बना सकते हो जिससे आप अपना काम
ऑटोमेट कर सकते हो, अपना प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हो, और भी बहुत कुछ। चाहे आप टेक सेक्टर से हो, नॉन टेक सेक्टर से हो, आप फ्रीलांसर हो, छोटा बिजनेस हमारे तरह चलाते हो, मार्केटिंग में हो, एचआर में हो, ऑपरेशंस में हो, आप बिजनेस ओनर हो, ये आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। 1 लाख से ज्यादा लोग 40 देशों में अटेंड कर चुके हैं इस मास्टर क्लास को। जैसे कि मैंने बोला, देशभक्त फैमिली के लिए ये बिल्कुल फ्री है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, लेकिन स्लॉट आपको बुक करना पड़ेगा फॉर द वीकेंड। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। मेक श्योर दैट यू ज्वाइन देयर व्हाट्सएप ग्रुप। सारी लाइव अपडेट्स और आपके सवालों का जवाब भी आपको वहीं मिल जाएगा। 7 PM फ्राइडे को इंट्रोडक्टरी सेशन है, उसे भी मिस मत करना। चलिए, नाउ बैक टू द स्टोरी ऑफ द बोइंग क्रैश। 1916 में बोइंग की स्थापना होती है। 1917 में बोइंग पहला मेड इन यूएस बॉम्बर प्लेन लॉन्च करता है। दूसरे विश्व युद्ध में जिन B-29 बॉम्बर प्लेन से हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, वो भी बोइंग ने बनाए थे। 1957 में इंट्रोड्यूस होता है बोइंग 707, जिसे कमर्शियल एविएशन का नक्शा ही बदल जाता है। यह दुनिया का पहला सेफ और रिलायबल जेट इंजन कमर्शियल एयरक्राफ्ट होता है। वो पुराने प्रोपेलर वाले जो मॉडल्स होते थे, उसके मुकाबले दुगना स्पीड, दुगना ऑल्टीट्यूड और दुगनी कैपेसिटी। विंग डिजाइन, कॉकपिट सेटअप, प्रेशराइज्ड केबिन्स, आज के एविएशन चीजों में जो हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मानते हैं, वो बोइंग 707 ने पहली बार मास मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था। 1969 में नासा का अपोलो 11 मिशन, जो पहली बार इंसान को चांद तक पहुंचाता है, उसका मैसिव सैटर्न 5 रॉकेट, सबसे ताकतवर फर्स्ट स्टेज रॉकेट जो इंसान ने तब बनाया था, वो भी बोइंग का ही था। और यह सब इसलिए मुमकिन था क्योंकि बोइंग इंजीनियर्स की कंपनी थी, प्रोडक्ट फोकस्ड कंपनी थी। कंपनी एग्जीक्यूटिव्स के पास खुद ही इंजीनियरिंग पेटेंट्स थे। इंजीनियर्स कंपनी को चलाते थे, ना कि मुनाफा। तब एक कहावत हुआ करती थी, इफ इट एंट बोइंग आई एंट गोइंग। पर यह सब कुछ ही सालों में एक हैंडशेक के साथ बदल जाता है। 1997 में बोइंग और मैकडॉनल्ड डगलस कंपनी का मर्जर होता है। डगलस भी प्लेन्स बनाया करती थी, पर बोइंग के कहीं आसपास भी टक्कर पर नहीं थी। पर कुछ मामलों में डगलस के एग्जीक्यूटिव्स आगे थे, माने वॉल स्ट्रीट ट्रेडिंग में आगे थे, धांधलेबाजी में आगे थे, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में आगे थे। जूनियर पार्टनर होने के बावजूद डगलस ने बोइंग को एक तरफ से हाईजैक कर लिया। एक डगलस के ही एग्जीक्यूटिव बनते हैं नए बोइंग के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और धीरे धीरे लीडरशिप में ओल्ड बोइंग के जो इंजीनियरिंग कोर था, उसे चेंज करके डगलस के एमबीएज आ जाते हैं, क्योंकि सबको चाहिए था मुनाफा, सबको चाहिए था प्रॉफिट। इंजीनियरिंग की लत छूट जाती है, प्रॉफिट का नशा चढ़ जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 2001 में बोइंग का हेडक्वार्टर सिएटल से शिकागो शिफ्ट कर दिया जाता है। न्यू बोइंग के सीईओ का कहना है, हेडक्वार्टर्स मेन फैक्ट्री के इतना पास था तो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स ना, उनका रोजाना ऑपरेशंस में वो उलझ जाते थे। यानी बिजनेस नहीं, बल्कि रोजाना की छोटी मोटी इंजीनियरिंग सवालों पर, डाउट्स पर उनका टाइम वेस्ट होता था। एक टाइम पर जो पैसा R&D में जाता था, अब वो स्टॉक बायबैक में जाने लगा। यानी कंपनी खुद के ही स्टॉक्स खरीद कर शेयर मार्केट में प्रॉफिट कर रही थी। एक तरीके का ये स्टॉक मैनिपुलेशन भी आप कह सकते हो। कॉस्ट कटिंग के नाम पर अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को इंजीनियरिंग का काम आउटसोर्स कर दिया गया, और न्यू बोइंग के लीडरशिप को लगा कि हम एविएशन इंडस्ट्री में तो विश्व गुरु हैं, कोई हमारे टक्कर का है नहीं, तो हम इतना टाइम R&D में क्यों लगाए, सेफ्टी पर क्यों लगाए। पर 2010 में पूरा खेल बदलने लगता है। फ्रांस बेस्ड कंपनी एयरबस, जो इंडस्ट्री में नंबर 2 थी, उसने एक नैरो बॉडी मॉडल लॉन्च किया, A320 नियो नाम का, जिसने नए इंजन लगे थे, पुराने मॉडल से काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट था, और एयरलाइन इंडस्ट्री की एक दरकार थी, उसे ये एयरक्राफ्ट पूरा करती है। 2011 में अमेरिकन एयरलाइंस, जिसने अब तक अपने इतिहास में सिर्फ और सिर्फ बोइंग से प्लेन खरीदे थे, उसने एयरबस के इस नए A320 नियो के 130 मॉडल ऑर्डर कर दिए। बोइंग लीडरशिप सदमे में आ जाती है, अपने नींद से एकदम छटक के उठती है और खुद एक फ्यूल एफिशिएंट नैरो बॉडी प्लेन डिजाइन करने की दौड़ में लग जाती है। अब न्यू बोइंग का न्यू कंपनी जो कल्चर था, अब वो असर दिखाने लगता है।
बोइंग के पास दो रास्ते थे, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से एक नया प्लेन बनाया जाए या फिर अपने पुराने 737 मॉडल में ही नए इंजन फिट करके थोड़ा बहुत फेरबदल करके उसे फ्यूल एफिशिएंट मॉडल तैयार करके मार्केट में उतार दिया जाए। जाहिर सी बात है, न्यू बोइंग का न्यू कल्चर था तो शॉर्टकट तो लेना ही था और उन्होंने $7 बिलियन बचा भी लिए नया प्लेन ना बनाकर, और रेगुलेटरी अप्रूवल्स, पायलट रिट्रेनिंग पर भी जो एक्स्ट्रा टाइम लगता था वो भी बच गए। तो उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। 2011 में 737 मॉडल्स अनाउंस भी कर दिया गया और 2013 में इस नए मॉडल के लिए 2500 ऑर्डर्स भी आ गए और 2017 में इस प्लेन ने उड़ान भरनी भी शुरू कर दी। पर बहुत जल्द ये जो जुगाड़बाजी हुई थी उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। 29 अक्टूबर 2018 इंडोनेशिया का लायन एयर फ्लाइट 610 टेक ऑफ के 13 मिनट बाद जावा सी में क्रैश कर जाता है। किसी को समझ में नहीं आता हुआ क्या। 10 मार्च 2019 इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 टेक ऑफ के 6 मिनट बाद क्रैश कर जाता है। किसी को समझ में नहीं आता भाई क्या हो गया नए एयरक्राफ्ट के साथ। कुल मिलाकर करीबन 350 लोगों की मौत हो जाती है, दोनों ब्रांड न्यू 737 मैक्स एयरक्राफ्ट। और जांच में दोनों प्लेन्स के ऑल्टीट्यूड में एक खतरनाक पैटर्न नजर आता है। ऐसा लगता है ब्लैक बॉक्स के डेटा को रीड करके कि मानो दोनों प्लेन्स को बार बार कोई ताकत जमीन की तरफ खींच रही हो। शुरुआत में बोइंग के सीईओ डेनिस मुलनबर्ग ने कहा कि मौजूदा पायलट हैंडबुक में ऐसी प्रॉब्लम्स का सलूशन मौजूद है। पुराने मॉडल्स में भी ऐसी प्रॉब्लम्स पहले भी आ चुकी थी। यानी नेट उनका कहने का मतलब था कि हां थोड़ी दिक्कत आई लेकिन यह पायलट एरर है, पायलट प्लेन को संभाल नहीं पाया समय रहते हुए। पर यह सरासर झूठ निकला। पायलट एसोसिएशंस ने जब बोइंग से और भी डिटेल्स मांगे तो पता चला कि बोइंग ने अपने मैक्स प्लेन्स में बिना रेगुलेटर्स, बिना पायलट्स को बताए एक जानलेवा नया सिस्टम इस्तेमाल किया था, मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम या MCAS। इसको समझिए। पुराने बॉडी पर इंजन तो आपने नया लगा दिया लेकिन इंजन का वेट, इंजन का पोजीशन अलग होने की वजह से 737 मैक्स की एरोडायनामिक्स थोड़ी सी बदल जाती है और कभी कभी प्लेन का नोज अपने आप बहुत ऊपर हो जाता है बिकॉज वेट डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाता है। इस प्लेन के नोज को ऊपर जो ऑटोमेटिकली हो जाता था उसे कंट्रोल करने के लिए बोइंग ने MCAS इंट्रोड्यूस किया, जो ऐसे केसेस में ऑटोमेटिकली प्लेन का नोज लेवल कर देगा, सब कुछ ठीक रहेगा। पर यह MCAS सिस्टम एक सिंगल एंगल ऑफ अटैक या AOA सेंसर के डेटा पर निर्भर करता था, उसी से चलता था। AOA सेंसर एक छोटा सा सेंसर होता था जो कॉकपिट के बाहर लगाया जाता था और इससे अगर कोई यहां इस सेंसर में मैल फंक्शन हो जाए तो MCAS सिस्टम एक स्टेबल प्लेन को भी बार बार नीचे ढकेलने की कोशिश करता क्योंकि उसे लग रहा है कि नोज ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। और बोइंग ने पायलट हैंडबुक तक में MCAS का कोई जिक्र ही नहीं किया। पायलट या रेगुलेटर्स को बताया ही नहीं कि आपके सिस्टम में एक नया सेंसर है जो यह काम करता है। तो जब कोई दुर्घटना होने जा रही थी तो पायलट्स को मालूम ही नहीं कि प्लेन ऐसे बिहेव क्यों कर रहा। और पायलट्स को क्यों नहीं बताया गया, रेगुलेटर्स को क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि बोइंग को सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा था। बोइंग को दिख रहा था कि भैया लोग मरे तो मरे, मेरा भैया प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, प्लेन मुझे जल्दी चाहिए फ्लाइट में, पायलट्स की ट्रेनिंग में पैसा नहीं लगाना है, रेगुलेटर्स के पीछे पैसा नहीं लगाना है। कोई कंपनी सोच लीजिए नई गाड़ी निकालती है या स्कूटी निकालती है, उसके एवरेज के बारे में झूठ बोलती है तो समझ में भी आता है। पर ग्लोबल एविएशन जायंट एक बेहद ताकतवर और जानलेवा सिस्टम को इंस्टॉल करती है लेकिन ट्रेनिंग हैंडबुक पर उसका नाम नहीं लेती है, पायलट्स को उसके बारे में नहीं बताती है, रेगुलेटर्स को नहीं बताती है। यह बात हजम करना भी काफी मुश्किल है। पर यह इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि बोइंग सिर्फ प्लेन ही नहीं बना रहा था बल्कि भर भर के यूएस में रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स दोनों को भर भर कर पैसा दे रहा था। 1998 से आज तक बोइंग ने $300 मिलियन से ज्यादा पैसा लॉबिंग में खर्च किया है। वही जिसे इंडिया में चंदा दो धंधा लो वाला बिजनेस कहते हैं, उसे अमेरिका में लीगल टर्म में लॉबिंग कहते हैं। इस सबके चलते ऐसा सिस्टम था कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन या FAA जो सेफ्टी टेस्टिंग कराती है, उस FAA के नाम पर बोइंग के एम्प्लॉइज खुद ही प्लेन्स को सर्टिफाई कर रहे थे। जो कंपनी प्लेन बना रही है वही कंपनी प्लेन को सर्टिफाई कर रही है। और जब सैम सेलेपुर जैसा कोई एम्प्लॉय सेफ्टी कंसर्न रेज करता भी था तो बोइंग उसके साथ कुछ यूं करता।
I was ignored. I was told not to create delays. I was told, frankly, to shut up. At one point, Boeing management got sick of me and raising these issues and moved me out of the 787 program into the 777 program. और विसल ब्लोअर्स को शटअप कराने के बोइंग के पास अलग अलग तरीके भी थे, कुछ डॉक्यूमेंटेड, कुछ शायद आज भी अनडॉक्यूमेंटेड। जॉन बार्नेट कि 2010 में चार्ल्सटन फैक्ट्री में क्वालिटी इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टिंग हुई, वही फैक्ट्री जहां 787 ड्रीम लाइनर्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे। 2004 में ड्रीम लाइनर का डेवलपमेंट शुरू हुआ था, एक कार्बन फाइबर वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जिसके विंग्स और फ्यूजलाज की इंजीनियरिंग काफी एडवांस थी, जिसे एक सुपर सेफ प्लेन की एक छवि बनी थी और वो भी हाईटेक। पर जॉन बार्नेट ने पाया कि चार्ल्सटन फैक्ट्री में डेडलाइन प्रेशर के चलते डिफेक्टिव पार्ट्स को भी ड्रीमलाइनर में इंस्टॉल किया जा रहा है। कई सारे डिफेक्टिव ऑक्सीजन बॉटल्स प्लेन में लगाए गए थे। मेटल शेविंग्स, जो टुकड़े होते हैं जब आप मेटल को थोड़ा सा शेव करते हो, वो प्लेन की वायरिंग के अंदर गिर रहे थे और उसको वहां से साफ नहीं किया जा रहा था। फ्लाइट सिस्टम में अगर ये शेविंग्स आप हटाओगे नहीं तो बाद में शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है। इस सब के बीच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तेज करने के लिए मैकेनिक्स खुद ही अपने काम को अप्रूवल दे देते थे, माने उनके ऊपर कोई सेफ्टी नहीं चेक हो रहा था कि काम सही हो रहा है या नहीं। बार्नेट ने सेफ्टी इश्यूज उठाए तो उसे ट्रांसफर कर दिया गया। 2017 में क्वालिटी मैनेजर्स टू फायर नामक एक प्रिंट आउट सर्कुलेट कराया गया जिसमें बार्नेट का नाम बिल्कुल ऊपर था। हार मानकर 2017 में बार्नेट ने खुद ही रिटायर कर लिया, पर 2019 में मीडिया के सामने आकर बोइंग को फिर वो एक्सपोज करने लगे और अदालत में भी केस फाइल किया। मार्च 2024, पिछले साल की बात कर रहा हूं, मार्च 2024 में बार्नेट ने कोर्ट में टेस्टिफाई किया। पहले दिन की हियरिंग खत्म हुई, बार्नेट घर लौटते हैं और अगले दिन उनकी लाश पाई जाती है। सर पे गोली का जख्म मिलता है और ऑफिशियल फोरेंसिक टेस्टिंग आत्महत्या को दोषी मानती है। क्या यह सच में बार्नेट की कोई डेथ विश थी या बोइंग की कोई साजिश थी? क्योंकि मौत से पहले बार्नेट ने एक फैमिली मेंबर को साफ साफ यह बताया था। Because I asked him, I said, "Aren't you scared?" And he said, and his voice and the way he would talk, "No, I ain't scared." He said, "But if anything happens to me, it's not suicide." इसके 2 महीने बाद एक और बोइंग विसल ब्लोअर जोशुआ डीन की एक सडन इंफेक्शन के चलते मौत हो जाती है। अक्सर यह सवाल आता है कि 787 ड्रीमलाइनर में 100 करोड़ पैसेंजर अभी एक दशक में ट्रैवल कर चुके हैं, एक भी जानलेवा क्रैश या हल लॉस नहीं हुआ है। तो सच में क्या यह प्रॉब्लम्स हैं या यह लोगों का वहम था? इस मुद्दे पर बार्नेट ने कहा था कि बस इंतजार करिए, इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि जो चीजें मैंने बात की है, जो क्वालिटी डिफेक्ट्स की बात मैंने की है, वो 10 या 12 साल लगेंगे उसे सामने आने में एज द एयरक्राफ्ट एजेस। एयर इंडिया फ्लाइट 171 11 साल पुराना था और अब उसका क्रैश हो रहा है और इतने सारे और ड्रीमलाइनर्स में एक एक करके अब देख रहा है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। विसल ब्लोअर्स को चुप कराने के लिए बोइंग्स डिफेक्ट छुपा तो सकता है, पर अलग अलग प्लेन्स में अगर आग लगना शुरू हो जाए, पुर्जे गिरना शुरू हो जाए, तो सच्चाई खुद ब खुद लोगों के सामने आ जाएगी। और आप एयरप्लेन हादसों की लिस्ट अगर आप निकालेंगे, उसे खंगालेंगे, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जगह आपको बोइंग का नाम मिलेगा। जनवरी 2013 में जापान एयरलाइंस की एक नई ड्रीमलाइनर में जमीन पर बैठे बैठे आग पकड़ लेती है। पता चलता है कि ड्रीमलाइनर की लिथियम आयन बैटरी डिजाइन में फ्लॉ था, जिसकी वजह से बैटरीज ओवरहीट कर जाती थी, आग पकड़ लेती थी। यह सब बेसिक टेस्टिंग में पता चल जाना चाहिए था अगर बोइंग ने सेफ्टी टेस्टिंग ठीक से करवाया होता। इथोपियन एयरलाइंस के एक ड्रीमलाइनर में भी इसी तरीके की आग लगती है और निप्पॉन एयरवेज के एक ड्रीमलाइनर में मिड फ्लाइट धुआं भर जाता है, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। 2024 में लैटाम एयरलाइंस की एक ड्रीमलाइनर उड़ान के दौरान अचानक नोज डाइव कर लेती है। शुक्र है कि बिकॉज एल्टीट्यूड हायर था, पायलट्स इसे कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन 50 लोगों के इस इंसिडेंट में वो जख्मी हो जाते हैं। जांच में पता चलता है कि कॉकपिट में एक स्विच के खराब डिजाइन की वजह से यह दुर्घटना घटी। पर डिजाइन की बात छोड़िए, पिछले साल तो उड़ते उड़ते प्लेन के पुर्जे गिरने लगे। मजाक नहीं कर रहा हूं। 737 मैक्स मॉडल फ्लाइट में था और उसका पूरा दरवाजा खुल के उड़ गया। जांच में पता चला कि बोइंग में जब यह प्लेन बन रहा था तो बोल्ट कसना, पेच कसना इंजीनियर्स भूल गए। मार्च 2024, पिछले साल की बात ले लीजिए, 737 मैक्स मॉडल उड़ान के समय उसकी जो अंडरसाइड पैनल थी
प्लेन का पूरा पैनल उड़ के गिर जाता है। 2 और बोइंग प्लेन्स में भी पहिए उनके गिर जाते हैं। इस सब के बाद, दबाव आने के बाद, मीडिया में बात उछलने के बाद, लोगों के सवाल पूछने के बाद बोइंग ने माना कि हां ठीक है, हमने एफएए के साथ कुछ झूठ बोले हैं, झूठे इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स फाइल किए हैं। पर पुर्जों की बारिश, आसमान से पुर्जों की बारिश होने के बाद भी कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। यही तो पावर है लॉबिंग की, जब आप $300 मिलियन देते हो सिस्टम के अंदर। 737 मैक्स के 2 क्रैशेस के बाद 2019 में यूएस ने कांग्रेशनल हियरिंग्स हुई और तब भी बोइंग ने कबूल किया कि उसने एफएए के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की थी। आप सोचिए कि शायद अब इस सब होने के बाद कोई एग्जीक्यूटिव जांच होगी, टॉप मैनेजमेंट की पूरी फेरबदल होगी, कोई सीरियस कार्रवाई होगी, लोग जेल जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा पिछले महीने बोइंग और यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के बीच में एक डील होती है जिसमें बोइंग $2.5 बिलियन का एक सेटलमेंट करता है और मैक्स के जो क्रैशेस होते हैं उसका केस क्लोज हो जाता है। हां, एक काम हुआ, बोइंग के बोर्ड ने एक कड़ा कदम जरूर उठाया। वो जो सीईओ था जिसने पायलट्स को दोषी करार दिया था मैक्स क्रैशेस के लिए, उसे फायर कर दिया। पर कहा कि आपको बुरा लग रहा होगा, हम आपको फायर कर रहे हैं, तो ये लीजिए $60 मिलियन का एक टाटा बाय बाय चेक ले लीजिए जिससे आपको भी बुरा ना लगे। तो अगर आप करप्शन को, अगर आप फ्रॉड को इस तरीके से ट्रीट करोगे तो और भी लोग ज्यादा फ्रॉड ही करेंगे। अब पॉलिटिकल लॉबिंग करके, कड़ी कार्रवाई से बच के, पर ऐसा कल्चर के साथ इंजीनियरिंग क्वालिटी तो आपके पास नहीं रहेगी। एक जमाने में मून लैंडिंग करवाया था, उसमें योगदान दिया था बोइंग ने। आज बोइंग का स्टार लाइनर, जो मैंने स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल को जिसे कंपटीशन देना था, वो एस्ट्रोनॉट्स को सेफली स्पेस स्टेशन से वापस नहीं पहुंचा सकता है। प्रोपल्शन इश्यूज को चलते 2 एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न ट्रिप नहीं कर पाए, महीनों तक स्पेस स्टेशन में फंसे रहे। स्पेस एक्स को जाकर उनको बचाना पड़ा। और ना ही पैसों से बोइंग पब्लिक ट्रस्ट अब खरीद पाएगा। हां, एयर ट्रैवल सेफ है, पर अगर पैसेंजर्स को पता चले कि प्लेन बनाने वाली कंपनी पेच कसना भूल जाती है, पार्ट्स बीच फ्लाइट में उड़ जाते हैं, जो वर्कर अपनी आवाज उठाते हैं उन्हें साइलेंस कर दिया जाता है, तो ये जो हमारा विश्वास है फ्लाइंग में, वो भी कहीं ना कहीं इरोड हो जाएगा। और इसका इंपैक्ट एयर ट्रैवल, सिर्फ बोइंग पर नहीं, पूरा एयर ट्रैवल पर पड़ेगा। और सबसे आयरनी की बात जो है कि जिस पैसे के पीछे बोइंग भागी थी, वो पैसा भी ना मिला। आज एयरबस का मार्केट शेयर बोइंग से काफी ज्यादा हो रहा है और वहां चाइनीज मैन्युफैक्चरर कॉमैक, वो भी टक्कर देने के लिए मार्केट पे आ रहा है। बोइंग 6 साल से लगातार लॉस पे जा रहा है, पूरा $35 बिलियन का नुकसान झेल रहा है। इंडिया के एक्सपैंडिंग एविएशन मार्केट के चलते बोइंग अपने आप को सोच रहा था कि इंडिया को हम अपना कमबैक मार्केट यहां हम बनाएंगे। इंडिगो की ऑलमोस्ट पूरी फ्लीट, बाय द वे, एयरबस प्लेन से भरी है। आकाशा एयर और स्पाइस जेट बोइंग के प्लेन्स हैं, उड़ाते हैं, लेकिन उनका फ्लीट साइज उतना ज्यादा नहीं है। तो बच बचाकर उनके पास एयर इंडिया था। और आप सोचिए, प्राइवेटाइजेशन के बाद बोइंग सोच रहा होगा कि मुझे कितने ज्यादा ऑर्डर्स मिलने वाले हैं एयर इंडिया से। 2023 में एयर इंडिया ने 220 प्लेन्स का ऑर्डर दिया था बोइंग को। आप सोचिए कि कितना बड़ा ऑर्डर यह था एविएशन मार्केट में। लेकिन आज अहमदाबाद क्रैश के बाद अपनी ही बोइंग ड्रीमलाइनर फ्लीट की सेफ्टी इंस्पेक्शन चल रही है। इंजन इश्यूज हर दूसरे दिन निकल रहे हैं। और बोइंग की इसमें कितनी गलती है, पूरा क्रैश इन्वेस्टिगेशन क्या निकालेगा, उसको हम अगर 1 मिनट साइड में भी बात रख देते हैं। अगर आप एयर इंडिया के विसल ब्लोअर्स की बात मानो कि ये जो पहले बोइंग की स्टोरी है, ड्रीमलाइनर्स की स्टोरी है, इस पर भी अगर एयर इंडिया फोकस करती तो कम से कम स्कैनर तो चालू हो चुका होता, कम से कम प्रिकॉशन तो लिया जाता। विसल ब्लोअर सिंथिया किचन्स चार्ल्सटन फैक्ट्री में क्वालिटी मैनेजर का काम करती थी। 2012 और 2013 के बीच में उन्होंने 11 प्लेन्स की लिस्ट बनाई जिनकी क्वालिटी को लेकर वो बहुत परेशान थी। आप सोचिए, 11 स्पेसिफिक प्लेन्स। अपने बॉस से जब उन्होंने सवाल किया तो बॉस का जवाब आया बहुत कैजुअल कि इनमें से कोई भी प्लेन अमेरिका में नहीं रहने वाला है, ये सारे प्लेन विदेश जाने वाले हैं, तुम चिंता मत करो। 11 प्लेन्स की लिस्ट में कहा जा रहा है 6 प्लेन बोइंग ने एयर इंडिया को डिलीवर किए थे। अल जजीरा के इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया है कि बोइंग एयर इंडिया को खराब माल बेच रहा था। तो क्या ऐसे रिपोर्ट्स के बावजूद एयर इंडिया को, डीजीसीए को कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा? अब जाकर डीजीसीए बोलेगी इसको रिपोर्ट दो, उसको रिपोर्ट दो, हम ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन डीजीसीए का काम है कि क्रैश हो ही ना, इन्वेस्टिगेशन नहीं, क्रैश रोकने का भी काम है। क्योंकि हमें भी प्रॉब्लम्स पहले मालूम थे, हमने भी हल्के में लिए थे। 12 जून तक ड्रीमलाइनर कोई क्रैश नहीं हुआ था, तो सब कुछ चंगा सी था। प्रॉब्लम अब आ गया है। तो हो सकता है कि इस बार भी मैन्युफैक्चरिंग या डिजाइन प्रॉब्लम ना हो,
पर इस मामले में हमें काफी ज्यादा सीरियस होना होगा। बोइंग का एक इशू है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं। सारे के सारे बोइंग एयरक्राफ्ट्स को एकदम क्लोज इंस्पेक्शन की आज दरकार है, नहीं तो आज नहीं तो कल ये जो प्रीवियस फॉल्ट है उसके चलते एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि याद रखिए, अगर आज सवाल नहीं पूछा, अगर आज इंस्पेक्शन नहीं किया, अगर आज इस पैटर्न को नहीं समझा, तो जब क्वालिटी डिफेक्ट्स की वजह से अगला क्रैश होगा तो उसकी जिम्मेदार हम खुद ही होंगे। थैंक्स टू आवर एपिसोड पार्टनर्स आउटस्किल फॉर मेकिंग दिस डिटेल्ड एपिसोड पॉसिबल। आउटस्किल का अगर आपको एआई मास्टर क्लास वो भी एब्सोल्युटली फ्री अटेंड करना है ओवर द वीकेंड, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट।